Student, I Rakesh Chaudhary welcome you all on my YouTube channel Power of Physics. In today's class, this is the last lecture of our chapter Atomic Physics. कुछ डेफिनेशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे. बोहर जो पोस्टुलेट था, बोहर मॉडल था, उसमें क्या लिमिटेशंस थी उसको इसमें डिस्कवर करेंगे और डिस्कस करेंगे. और लास्ट में अपन डिस्कस करेंगे कि जो सेकंड वाली पोस्टुलेट थी किसकी, नील्स बोहर की, उसको प्रूव करके दिखाएंगे विद द हेल्प ऑफ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस. उसको एक्सप्लेन करेंगे. तो सबसे पहले ये जो डेफिनेशंस हैं इनको अपन स्टार्ट करते हैं. और फर्स्ट डेफिनेशन रिगार्डिंग एटम इज ionization energy. It is denoted by EI. Ionization energy denoted by EI. Look what it is. The minimum energy, amount of energy given to electron in ground state to take out it from atom is known as ionization energy. नॉर्मल भाषा में किसी भी इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर लाने के लिए जितनी अमाउंट एनर्जी आपको देनी पड़ेगी वो उसकी क्या कहलाती है, आयनाइजेशन एनर्जी. देखो, लेट दिस इज न्यूक्लियस, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज ZE and these are the orbits around the nucleus in which electron revolve. This is the first orbit, and as we know, for hydrogen atom energy in first orbit is minus 13.6 electron volt, and in second orbit it is minus 3.4 electron volt approximately. In third orbit it is minus 1.51 electron volt. Now this one is first orbit and this one is second orbit. We have to emit the electron from orbit number 1. मैंने आपको पहले भी कई लेक्चर्स में आपको बताया है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसकी टोटल एनर्जी जीरो नहीं हो जाती. इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, उनकी एनर्जी हमेशा बच्चों कैसी होती है, नेगेटिव होती है. क्यों होती है? क्योंकि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, एंड दिस there is attraction force between nucleus and electron. अब suppose I have to emit the electron from orbit number 1. In orbit 1, electron having energy minus 3.6 electron volt, and to emit the electron from first orbit I have to give it plus 13.6 electron volt energy. क्योंकि जब तक आप उसको इतनी एनर्जी नहीं दोगे तब तक वो अपनी ऑर्बिट को नहीं छोड़ेगा, अपने एटम को नहीं छोड़ेगा. जब हम उसको इतनी एनर्जी दे देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन, देखो क्या होगा, अभी कितनी है उसके पास, माइनस 13.6. अगर मैं उसको प्लस 10.2 दे दूं तो उसके पास एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस 13.6 प्लस 10.2 माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगर उस इलेक्ट्रॉन को अगर हम प्लस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे देते हैं तो उसकी टोटल एनर्जी इतनी हो जाएगी. बच्चों, वो कौन सी स्टेट में चला जाएगा, सेकंड में, वो सेकंड ऑर्बिट में आ जाएगा. फिर अगर आप उसको और एनर्जी दे दोगे, जब उसके पास टोटल एनर्जी माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो जाएगी, तब वो क्या हो जाएगा, उस थर्ड ऑर्बिट में चला जाएगा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट यानी थर्ड ऑर्बिट में चला जाएगा. जब उसके पास माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टोटल एनर्जी हो जाएगी, वो फोर्थ में चला जाएगा. अब मैं कह रहा हूं जब उसके पास टोटल एनर्जी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी, वो इनफाइनाइट ऑर्बिट में चला जाएगा. इनफाइनाइट ऑर्बिट में जाने का मतलब ये हुआ वो अपने एटम को छोड़ देगा और वहां से बाहर निकल जाएगा. तो देखो, इनिशियल मेरे को कहां लेकर जाना, उसको इनफाइनाइट वाली ऑर्बिट में लेके जाना है. ये उसके पास इनिशियल जिसमें भी वो है, मान लीजिए फर्स्ट की बात करूं तो अभी उसके पास En एनर्जी है. इनफाइनाइट वाली ऑर्बिट में उसके पास E infinite energy है. Then what is the ionization energy? EI. EI is equals to last कहां लेकर जा रहे हैं, इनफाइनाइट वाली में, E infinite minus at present energy En. at present energy है वो क्या है, En. Then as we know that energy of electron in infinite orbit is 0, then 0 minus En is equals to minus En. सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सी थ्योरी. अगर जिस भी ऑर्बिट से आपको इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर लेकर जाना, मैं कह रहा हूं पहले से लेके जाना, तो पहले में एनर्जी कितनी है इलेक्ट्रॉन की, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. देन बाहर निकालने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी मिनिमम कितनी रिक्वायर्ड होगी, प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सेकेंड ऑर्बिट की बात करूं, सेकेंड से मेरे को बाहर लेकर जाना है,
सेकेंड में -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन व्हाट विल बी द मिनिमम एनर्जी टू एमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम, इट विल बी +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट से एटम से बाहर ले जाने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो क्या होती है बच्चों? आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड जो डेफिनेशन आती है विच इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इट इज डिनोटेड बाय VI। सिंपल सा फॉर्मूला तो ये हो गया EI/E। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल। VI इज इक्वल्स टू EI/E। इट मीन्स अगर आप आयोनाइजेशन एनर्जी में अगर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम से अगर डिवाइड कर दोगे तो आपको आयोनाइजेशन पोटेंशियल मिल जाएगा। डेफिनेशन देखो, द मिनिमम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल प्रोवाइडेड टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन। किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन को हम कितना एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल प्रोवाइड करवाएं ताकि वो जाए उस एटम से स्ट्राइक करे और वहां से इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकाल दे। Minimum accelerating potential provided to external electron so that when it collide with atom, it ionize the atom. या फिर minimum accelerating potential which provide ionization energy to electron is known as ionization potential. कि कम से कम उस इलेक्ट्रॉन को कितना पोटेंशियल हम प्रोवाइड करवाएं ताकि वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट से बाहर आ जाए, एटम से ही बाहर आ जाए, वो क्या होगा उसके लिए? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। Then VI is equals to EI/E, and what is EI? EI is equals to -En. Then formula of ionization potential VI is equals to -EI/E। क्वेश्चन आ गया, calculate ionization potential for hydrogen atom in first orbit, second orbit का in second orbit। हाइड्रोजन एटम में सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के लिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? देन VI इज इक्वल्स टू -En, सॉरी दिस इज -En/E। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ -En? -En, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई E। E से E cancel, then our answer will be VI is equals to +3.4 volt. This is the ionization potential for electron in second orbit of hydrogen atom. तो ये तो बात हुई थी आयोनाइजेशन की। आयोनाइजेशन में इतना याद रखो, ऑर्बिट से एटम से बाहर लेकर जाना इलेक्ट्रॉन को। अब बात करें एक्साइटेशन की। यहां क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में लेके जाना है। देखो, our next definition is excitation energy EE. This is the minimum energy required for an electron to transit it from base state to excited state. Base state भी ले सकते हैं या lower energy state, ये ज़्यादा सही रहेगा। lower energy state to excited state। पहली से दूसरी में ले जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? पहली से तीसरी में ले जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? दूसरी से तीसरी में जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? वो उसके लिए क्या हो जाएगा? एक्साइटेशन एनर्जी। देखो यहां पर देखें अपन, ये चीज ऊपर वाली तो क्लियर हो ही गई। तो यहां पर हम देखें कि दिस इज न्यूक्लियस ZE, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, दिस वन इज थर्ड ऑर्बिट। Energy of electron in first orbit is En1, energy of electron in second orbit is En2, and this one is En3. This is ground state. This is second orbit. Second orbit या फिर इसका एक नाम और है फर्स्ट एक्साइटेड ऑर्बिट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। कौन सा? सेकेंड ऑर्बिट। दिस वन इज थर्ड ऑर्बिट और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। अब मेरे को क्या करना है? अभी मैं जैसे इन दोनों की बात करूं, मेरे को किसी इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां तक लेकर जाना है? फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में लेकर जाना है। तो उस सिचुएशन में कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी? मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए? वो क्या होगा? एक्साइटेशन एनर्जी। देन एक्साइटेशन एनर्जी EE इज इक्वल्स टू सेकंड वाली एनर्जी En2 माइनस फर्स्ट वाले की एनर्जी En2 माइनस En1।
देन फॉर हाइड्रोजन एटम, अगर मैं इसी के लिए कैलकुलेट कर लूं कि हाइड्रोजन एटम में किसी इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में लेकर जाना है, तो सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी, फर्स्ट में कितनी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में ले जाने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दैट एनर्जी नोन एज एक्साइटेशन एनर्जी। एंड व्हाट इज एक्साइटेशन पोटेंशियल? Excitation potential, this is the minimum accelerating potential required which provide excitation energy to electron to transit it from lower energy state to higher energy state. Then VE is equals to क्या हो जाएगा EE upon E. It means EN2 minus EN1 divided by E. यही इसी क्वेश्चन के लिए अगर मैं कह दूं कि हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को लेकर जाना है, तो फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को लेकर जाना है, देन -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस ऑफ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय E, देन आवर आंसर विल बी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय E. E से E कैंसिल. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्साइटेशन पोटेंशियल हियर? इट विल बी 10.2 वोल्ट. दीज आर द 4 डेफिनेशंस जो कि एग्जाम में कई बार अपने से पूछ ली जाती हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन में वो अपने से पूछ ली जाती हैं. नाउ वी आर मूविंग ऑन दी नील्स बोहर पोस्टुलेट जो थी, नील्स बोहर का जो मॉडल था उसमें क्या क्या लिमिटेशंस थी, वो लिमिटेशंस हैं वो एक बार ब्रीफली अपन डिस्कस कर ले. देखिए, देन नाउ we will discuss the limitations of Bohr's atomic model. What were the basic limitations which Bohr could not explain? First one is, this model was applicable for only one electron system, कि जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन ही होता है, केवल उन्हीं के लिए एप्लीकेबल था. अब 1 इलेक्ट्रॉन किसके लिए? इसलिए देखो ये जितनी भी सारी कैलकुलेशन हमने की थी, रेडियस कैलकुलेट करना, वेलोसिटी कैलकुलेट करना, एनर्जी, वेवलेंथ, ये जितना भी सारा हमने कैलकुलेशन किया वो सारा हाइड्रोजन एटम के लिए किया था. बिकॉज हाइड्रोजन एटम 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है 1h1. देन हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल था. अगर हीलियम अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे देन इट विल बी He+, उसके लिए ये एप्लीकेबल था. अगर लिथियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे देन इट विल बी लिथियम प्लस 2+. देन इन केवल जिनके लिए केवल जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे लिथियम है तो लिथियम में अगर बेसिक स्टेट में है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देयर विल बी 3, एंड इफ इट डोनेट्स its 2 electron then there will be only 1 electron in lithium atom. Then it was applicable only for 1 electron system. Second drawbacks, according to Niels Bohr, nucleus is taken at rest. nucleus को किसने, नील्स बोहर ने किस पोजीशन में माना है? रेस्ट पोजीशन में माना है. अब बच्चों अगर पूरे यूनिवर्स की भी हम बात करें, पूरे सोलर सिस्टम की भी अपन बात करें, तो होल सोलर सिस्टम इज नॉट रेस्ट पोजीशन, it is moving. Even sun is also moving. Then कोई भी अगर न्यूक्लियस को रेस्ट में माना गया है तो कोई भी ऑब्जेक्ट वो रेस्ट में तभी पॉसिबल है when its mass is infinite. और न्यूक्लियस वो तो एटम के अंदर है और उसका मास तो इन्फानाइट पॉसिबल ही नहीं है. तो यहां अगर न्यूक्लियस को रेस्ट पोजीशन में माना गया है then it is only possible when mass of nucleus should be infinite. अगर उसका मास इनफाइनाइट हो जाए न्यूक्लियस का तो ही वो रेस्ट पोजीशन में पॉसिबल है, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है. तो इस चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उन्होंने रेस्ट पोजीशन में माना, हालांकि न्यूक्लियस जो है वो रेस्ट पोजीशन में नहीं होता. अकॉर्डिंग टू नील्स बोहर, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स. नील्स बोहर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करेंगे तो उनका पाथ कैसा होता है? सर्कुलर होता है. सारी कैलकुलेशन हमने सर्कुलर मान के की है. हमने बार बार कहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क करता है केवल और केवल सर्कुलर मोशन में. एंड बाद में एक साइंटिस्ट है सोमरफील्ड, अकॉर्डिंग टू सोमरफील्ड ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट सर्कुलर, इट इज इलिप्टिकल. सोमरफील्ड ने बाद में बताया कि इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट होती हैं वो कैसी होती हैं? सर्कुलर ना होके एलिप्टिकल होती हैं. इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर ऐसे रिवॉल्व ना करके ऐसे रिवॉल्व करता है,
अंडाकार पथ में घूमता है, इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है। नेक्स्ट वन इज नील्स बोहर कुड नॉट एक्सप्लेन द इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। अब जो स्पेक्ट्रम लाइंस इस तरीके से फॉर्म हुई थी, अलग अलग वेवलेंथ वाली जो लाइंस थी वो फॉर्म हुई थी, उनकी इंटेंसिटी सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट थी। किसी की ब्राइटनेस थी वो ज़्यादा थी, किसी की ब्राइटनेस थी वो कम थी, तो इस चीज़ को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि इनकी इंटेंसिटी है वो सबके लिए अलग अलग क्यों है। नेक्स्ट वन इज बोहर कुड नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अंडर द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब भी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाया जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या होता है, ये जितनी भी सारी जो लाइंस हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं, ये सारी स्प्लिट हो जाती हैं। तो वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये स्प्लिट क्यों हो जाती हैं। उसके बाद में बेसिस ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, व्हाट वाज द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ नील्स बोहर? Then electron will revolve around the nucleus in only those orbits whose angular momentum is integer multiple of h upon 2 pi। केवल उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिनका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल होता है। क्यों होता है इसको नहीं एक्सप्लेन कर पाए, तो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि उनका इंटीजर मल्टीपल क्यों होता है। लास्ट वन इज बोहर कुड नॉट एक्सप्लेन जीमान एंड स्टॉक इफेक्ट। तो इनमें से कोई भी 2 या 3 लिमिटेशंस हैं वो अपने से एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो कोई भी 2 या 3। सबसे इजी एक तो ये याद रख लो भाई, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, लेकिन बाद में सोमरफेल्ड ने कहा कि नहीं वो तो इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं। एक ये याद कर लो कि ये जो सिस्टम था वो केवल और केवल 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल था। तो ये न्यूक्लियस को रेस्ट पोजीशन में माना गया है, लेकिन रेस्ट पोजीशन में न्यूक्लियस तभी हो सकता है जब इसका मास कितना हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। तो कोई भी 2-3 है वो इसमें से याद रख लें। अब अपन बात करते हैं लास्ट वाले टॉपिक की, और वो था एक्सप्लेनेशन किसका, सेकंड पोस्टुलेट का। किसकी? नील्स बोहर की। किसने? ऑन द बेसिस ऑफ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, मैटर वेव एक्सप्लेनेशन। देन नेक्स्ट आई एम टेकिंग explanation of Bohr's second postulate on the basis of matter wave theory, and matter wave theory is based on de Broglie hypothesis। अब सबसे पहले तो अपनी इसकी बात कर लें। What is the second postulate of Niels Bohr? Several times I have told you that according to second postulate of Niels Bohr, electron will revolve in only those circular orbits whose angular momentum mvr, for nth orbit velocity is vn and radius of orbit is vn, whose angular momentum mvr will be integer multiple of h upon 2 pi। This is the second postulate of Niels Bohr। इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम h upon 2 pi का इंटीजर मल्टीपल होता है। This is equation number 1, where vn is the velocity and rn is the radius, m is the mass of electron, h Planck's constant and number of orbit। अब अपन यहां पर बात करें नील्स बोहर ने और क्या बताया। अकॉर्डिंग टू नील्स बोहर ये जितनी भी सारी जो ऑर्बिट्स होती हैं वो स्टेशनरी ऑर्बिट्स होती हैं, और स्टेशनरी ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा देन इट विल नॉट एमिट द एनर्जी, इट विल नॉट रेडिएट द एनर्जी। कि इन ऑर्बिट में जब वो रिवॉल्व करेगा तो इलेक्ट्रॉन विल नॉट रेडिएट एनर्जी। ये बात किसने बोली थी? नील्स बोहर ने। इसको प्रूव करके दिखाना। अब इसको कौन से बेस पे? मैटर वेव थ्योरी से, और मैटर वेव थ्योरी यानी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बेस पे प्रूव करना। अब देखो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या कहती है? कोई भी जब हमारे पास मूविंग ऑब्जेक्ट होता है देन उस मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ बच्चों एक वेव रिलेट करती है, एक वेव उसके साथ रिलेट करती है। किसने बोला था? डी ब्रोगली ने। यही तो है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। हर एक मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट होती है, एक वेव उसके साथ रिलेट करती है। अब यहां बात करें, दिस इज न्यूक्लियस ऑफ एटम एंड इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। दिस इज मूविंग पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन हियर, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग ऑब्जेक्ट
दिस इज मूविंग ऑब्जेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस इस मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ एक वेव है वो रिलेट करेगी, ये तो बोला था, और वेव रिलेट करेगी। और हम ये भी जानते हैं दिस इलेक्ट्रॉन विल नॉट रेडिएट एनर्जी। अब देखो दोनों को मैं एक साथ कंबाइन करता हूं। अगर ये इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है तो इसका मतलब वो एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, और मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड है। और हमें यह भी पता है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट नहीं करता है, इसका मतलब उसके पास साथ जो वेव रिलेट कर रही है वो भी तो एनर्जी को नहीं रेडिएट करेगी, वो भी तो एनर्जी नहीं छोड़ेगी। और कौन सी ऐसी वेव होती है जो एनर्जी रेडिएट नहीं करती हैं? दीज वेव्स आर नोन एज स्टेशनरी वेव्स। वी हैव डिस्कस्ड देम इन क्लास 11th। वो स्टेशनरी वेव्स होती हैं जो एनर्जी रेडिएट नहीं करती हैं। अब यहां से पूरा कंक्लूजन निकल के आ गया, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करेगा, वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, उस इलेक्ट्रॉन के साथ एक वेव रिलेट कर रही है, इसका मतलब वो वेव भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगी, उस वेव की एनर्जी कांस्टेंट है, इसका मतलब वो वेव कौन सी है? स्टेशनरी वेव है। एंड फॉर स्टेशनरी वेव्स जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट है उस इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट की सरकमफ्रेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट will be equals to integer multiple of wavelength related to that wave। स्टेशनरी वेव्स की ये कंडीशन है कि अगर वो स्टेशनरी वेव है वो एनर्जी रेडिएट नहीं कर रही, उसकी एनर्जी कांस्टेंट है, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन, दिस इज द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, तो उसकी जो वेवलेंथ होगी, वेवलेंथ लैम्डा, उस वेवलेंथ का इंटीजर मल्टीपल क्या होगा? उस ऑर्बिट की सरकमफ्रेंस के इक्वल होगा। Then it will be 2 pi rn is equals to n lambda. This is the necessary condition for stationary waves. देखो, for stationary wave, circumference of electron orbit will be equals to the integer multiple of lambda. This is the necessary condition for stationary waves. Now, according to de Broglie hypothesis, this is equation number 2. This is equation number 2. According to de Broglie hypothesis, it means lambda is equals to h upon p. It will be h upon m vn, where vn is the velocity of electron in nth orbit. This is the value of lambda. If I put the value of lambda here, then it will be 2 pi rn will be equals to nh upon m vn. And from here, m vn इधर मल्टीप्लाई करवा दो, rn is equals to nh upon 2 pi. And this is the second postulate of Niels Bohr. अब एक बार दोबारा देख लें, ये तो प्रूव करना था अपने को। एक बार दोबारा देख लो कि बोहर की सेकंड पोस्टुलेट करती है कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल होता है। ये हमने जान दिया। अब इस चीज को प्रूव करना था, किससे? मैटर वेव थ्योरी से। मैटर वेव थ्योरी क्या कहती है? मैटर वेव थ्योरी कहती है कि हर एक मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ एक वेव रिलेट करती है। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है, तो उस इलेक्ट्रॉन के साथ एक वेव रिलेट करेगी। और हमें यह भी पता है कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करता, इसका मतलब वो वेव भी अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगी, इसका मतलब उस वेव की एनर्जी कांस्टेंट है। और एनर्जी कौन सी वेव्स की कांस्टेंट होती है? दीज आर स्टेशनरी वेव्स। और स्टेशनरी वेव्स के लिए कंडीशन लागू होती है कि स्टेशनरी वेव्स के लिए जो उन सरकमफ्रेंस होती है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट की, वो हमेशा इक्वल होगी किसके? integer multiple of wavelength related to that particular wave. It means 2 pi rn will be equals to n lambda, and according to de Broglie hypothesis I can put the value of lambda which is equals to h upon m vn. Then from this formula we can prove the second postulate of Niels Bohr. अब इसको वैसे देखें, let this is the nucleus Ze and this is, मैं orbit number ले लेता हूँ 4, this is fourth orbit. इस फोर्थ ऑर्बिट में क्या है? इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। देन उस इलेक्ट्रॉन के साथ
क्या होगा, एक वेव रिलेट करेगी। अब एक वेव रिलेट करेगी, वो वेव कैसी है, स्टेशनरी वेव्स है। देन कैसी होगी, उसके साथ जो वेव रिलेट कर रही है वो ऐसी होगी। अब देखो ये स्टेशनरी वेव है, एंड दीज स्टेशनरी वेव्स डू नॉट एमिट एनर्जी। इनकी एनर्जी जो होती है वो हमेशा कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर एटॉमिक फिजिक्स। इस तरीके से अपने को करना था। न्यूमेरिकल आपको सारे इसके जो मैन न्यूमेरिकल हैं वो सारे लेक्चर्स के साथ करवाई दिए हैं। थैंक यू सो मच। इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वाले क्लास। थैंक यू।